एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। So acidic strength, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, acidic strength is directly proportional to presence of electron withdrawing group and inversely proportional to presence of electron releasing group. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। अब आपको कुछ एसिड्स गिवन होंगे, उसमें आपको कंपेयर करना होगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो इसके लिए हम लोग पहले एक नोट करके लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, राइट वन नोट। इफ स्ट्रॉन्ग इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर hydrogen bonding exists in acid, and acidic strength relatively decreases. Acidic strength relatively decreases means हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। कैसे होता है और क्यों होता है डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में। बट if it is present in the conjugate base, then acidic strength increases. मतलब अगर एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है H के साथ, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अगर H निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन इज कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल and paranitrophenol. You have to compare acidic strength of these four acids. Okay. लास्ट क्लास में जैसा हमने सीखा था, क्या आप लास्ट क्लास के बेसिस पे बता सकते हैं आप which one is most acidic and which one is least acidic based on previous facts, previous concepts? Can you tell me which one is more acidic and which one is less acidic? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट लिख लेते हैं। नाइट्रो में ऑर्थो पोजीशन पे तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m -i, मतलब यहाँ पे जो NO2 लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले तो ये बात कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, जैसे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, लास्ट क्लास में बताया। तो ये आपका हाइड्रोजन निकलने वाला, बेसिकली वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा आपका। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, लास्ट क्लास में बताया। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट में तो कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई ग्रुप नहीं है। सेकंड में कौन सा इफेक्ट लगेगा, -i ओनली, क्योंकि आपका मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक है। क्या आप सभी को वॉइस आ रहा है क्लियरली? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ सर। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में भी क्या लगेगा आपका, -m -i लगेगा। अब अगर हम बात करें तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जितना ऑर्थो पे होता है उतना ही मेसोमेरिक इफेक्ट पैरा पे होता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है।
तो ऑर्थो पे ज्यादा विड्रॉ करेगा यहाँ पे विड्रॉइंग, या फिर मेटा पे ज्यादा विड्रॉ करेगा? ऑर्थो पे ज्यादा विड्रॉ करेगा। ठीक, तो क्या बता सकते हैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? के ए ऑर्डर बताइए, के का ऑर्डर क्या होना चाहिए जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम किसका होना चाहिए? ऑर्थो का। ऑर्थो के बाद आपका पैरा, पैरा के बाद आपका मेटा का होना चाहिए, और आपका फिनॉल का लास्ट में होना चाहिए। फिनॉल को हम लोग पीएच ओएच में लिखते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, सॉरी ऑर्थो पैरा मेटा, देन इसके बाद फिनॉल। फिनॉल में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। ऑर्थो पैरा की ज्यादा क्यों है, मेटा की कम क्यों है, ये समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑर्थो पैरा में दो इफेक्ट लग रहे हैं, दो विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहे हैं, और मेटा में एक ही विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? के का ऑर्डर जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। मतलब लास्ट क्लास में जितना हमने सीखा था ना, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। मतलब आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या सीखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमें ये देखना है कि क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। क्या इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? हाइड्रोजन ऑफ OH एंड ऑक्सीजन ऑफ NO ग्रुप, इसके अंदर क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से एक रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। और मैंने आपको बताया था इसके पहले कि 6 मेंबर्ड रिंग बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिस कंपाउंड इज स्टेबल। अब अगर हम बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट वो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि 180 डिग्री पे इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर होने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पास पास आने चाहिए, दे शुड बी क्लोज इनफ सो दैट यहाँ पे इजीली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ये तो काफी दूर दूर है, यहाँ पे इतनी दूर से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं। सेकंड वाले में अगर हम बात करें, सिमिलरली ये भी इस तरह से करेगा, या आगे की इस तरह से प्रोसीड करेगा। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंटर, इंटर मींस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। मतलब वाटर में इस हाइड्रोजन, जो जो कंपाउंड हाइड्रोजन जितना इजीली लूज कर देता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होती है। मतलब फटाफट हाइड्रोजन लूज करने का मतलब अच्छी एसिड, अच्छा एसिड, उसको बोलेंगे अच्छा एसिड। और जो डिफिकल्टी से हाइड्रोजन लूज करेगा, मतलब उसको बोलेंगे वीक एसिड है, वो लूज नहीं कर पा रहा है इजीली।
So tendency to lose hydrogen H plus in water is called acidic strength. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो चुका, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, क्या ये हाइड्रोजन इजिली निकल पाएगा? इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हाइड्रोजन ट्रैप्ड हो चुका है। आप इसको समझिए बात, मतलब ये हाइड्रोजन क्या हो चुका है, ऑक्सीजन ने इसको पकड़ के रखा है, मतलब ये ट्रैप हो चुका है। विल से दैट दिस इज ट्रैप्ड हाइड्रोजन, ये ट्रैप हो चुका है। तो ट्रैप्ड हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ऑर्थो का हमने एक्सपेक्ट किया था सबसे ज्यादा, बट यहाँ पे ऑर्थो में क्या हो जाएगा, ऑर्थो का जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, इसको निकलने नहीं देगा वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑर्थो पैरा से थोड़ा सा पीछे हो जाता है, मतलब पैरा मैक्सिमम हो जाता है, ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम होती है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में IMHB है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होना क्या चाहिए था, ऑर्थो मैक्सिमम होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो गई। तो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। बात समझ में आ गया? हाइड्रोजन ट्रैप हो चुका है, तो इसको निकालने में प्रॉब्लम होगी। पैरा में भी है, बट पैरा में क्या, विद इन द जो आपका सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये बहुत ही वीक, मतलब रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं ना, हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे अगर हम देखें 6 नंबर रिंग बना, क्या इसमें कोई 6 नंबर रिंग वगैरह बन रहा है? तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का हाइड्रोजन आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? तो एक्चुअल ऑर्डर आपका क्लियर है? बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लेस एसिडिक स्ट्रेंथ देन पैरानाइट्रोफिनॉल? So you will say that because of intramolecular hydrogen bonding. नहीं, मेटा में नहीं होगा, मेटा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटर वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन काफी क्लोज है, तभी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इधर ये दोनों 1-3 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 1-3 पोजीशन पर नहीं बनता, 1-2 पोजीशन पे ही बनता है, ठीक है। समझ में आ गया अरमान? 1-2 पोजीशन पे ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वी आर इंटरेस्टेड इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट इंटरमोलिकुलर, बिकॉज इंटरमोलिकुलर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ओके, तो पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड देन फिनॉल। नाउ सपोज हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। सपोज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है बिटवीन फिनॉल Okay, compare acidic strength of these compounds, all of you. Compare acidic strength of these compounds. What will your order of acidic strength?
4231। हाँ देव, 1 मिनट, हाँ वेट, हाँ 4231, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसमें इफेक्ट लिख लेते हैं। सेकंड में क्या होगा, माइनस एम माइनस आई, थर्ड में ओनली माइनस आई, मेटा पे 12 माइनस आई होगा, फोर्थ में भी माइनस एम माइनस आई होगा। अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो के का ऑर्डर होगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर शुड बी ऑर्थो का मैक्सिमम, देन पैरा, देन मेटा, एंड उसकी लास्ट में आपका फिनोल आएगा। ऑर्थो का आपका मैक्सिमम होना चाहिए, माइनस एम माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट, यहाँ पे माइनस आई भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे माइनस आई थोड़ा वीकर, सो ऑर्थो पैरा मेटा एंड देन फिनोल। बट जो एक्चुअल ऑर्डर होगा यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। क्या कोई इंट्रामोलिकुलर आयोडीन बॉन्ड बन सकता है, ऑर्थो में बनेगा इंट्रामोलिकुलर आयोडीन बॉन्ड, यस यहाँ पे भी बनेगा, और इसकी वजह से एक स्टेप पीछे चला जाएगा ऑर्थो, मतलब जो आपका एक्चुअल ऑर्डर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। एक बार देखते हैं क्या इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, लेट अस सी। वी आर इंटरेस्टेड इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हियर आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन विल बी ट्रैप्ड, दिस ट्रैप्ड हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इसके रिलीज होने के चांसेस, इसके निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लोअर देन एक्सपेक्टेड। सो PMO एंड देन फिनॉल, पैरा ऑर्थो मेटा देन फिनॉल। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? तो देखो, अगर आपका ऑर्थो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों पॉसिबल है, तो हम लोग इंट्रामोलिकुलर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहां का विद इन सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, 6 नंबर रिंग बन रहा है, तो वो ज्यादा आपका इफेक्टिव होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन, एनिलीन से बना है, एनिलीनियम आयन। You have to compare acidic strength between anilinium ion and this compound. Okay, parafluoroanilinium ion. Can you tell me which will have higher acidic strength? बताइए, which will have higher acidic strength? All of you, first or second? Second बता रहे हैं। Are you sure all of you? Second होगा, second और first? सेकेंड होगा या फिर फर्स्ट होगा? हाँ हाँ, अभी चेंज कर दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट इज मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए इधर क्या हो रहा था, अभी तक जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें आपका एक और इंट्रामोलिकुलर था इसमें, और इधर इंटरमोलिकुलर था। तो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में इंट्रामोलिकुलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो हमने इंट्रामोलिकुलर पे फोकस किया था, इंटरमोलिकुलर वीक होता है। जब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो अगर हम सेकेंड वाले कंपाउंड को देखें, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, एनिलीन का जो हाइड्रोजन है, उसकी बात करते हैं। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में
इस तरह से होगा, बताइए। फाइंड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसमें आप लोग अब बात करेंगे सर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हो, अभी तक तो आपने इंट्रामॉलिक्यूलर देखा था, फिर इधर इंटरमॉलिक्यूलर क्यों देखा? क्योंकि अभी तक हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंट्रा और इंटर में। अभी इस कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है विद इन द सेम मॉलिक्यूल? नहीं। और बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर होगा तभी अट्रैक्शन होगा ना, हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लोन पेयर, तभी अट्रैक्शन होगा। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं, मतलब इस कंपाउंड में ना ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है और ना ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हम लोग वीक वाले से ही काम चलाएंगे, मतलब जो वीक वाला इफेक्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर, उसी के बेसिस पे आंसर देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ही पॉसिबल था, जैसे हमने ऑर्थो एंड पैरा में जब कंपेयर किया था दोनों पॉसिबल था, इंट्रा भी पॉसिबल था, इंटर भी पॉसिबल था। तो हमने इंट्रा को ज्यादा फोकस किया क्योंकि इंट्रा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तो कोई भी पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाले कंपाउंड में ना ही इंट्रा पॉसिबल है ना ही इंटर पॉसिबल, सेकंड में इंटर पॉसिबल है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या NH3 प्लस का जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही तो निकलेगा तभी उसको एसिडिक बोलेंगे। क्या इसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे निकलने के, रिलीज होंगे? इतना इजीली निकल पाएगा ये हाइड्रोजन? इतना इजीली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या करेगा, इसको बाइंड करके रखेगा, इसको निकलने नहीं देगा बाहर वाटर में। और अगर इसके निकलने के चांसेस कम हो गए, रिलीज होने के चांसेस कम हो गए, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सेकेंड मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से कम होगी, क्योंकि सेकेंड मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो फ्लोरीन के कांटेक्ट में है। फ्लोरीन इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखा है, इसको बाहर नहीं निकलने देगा, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने इंटरमॉलिक्यूलर क्यों देखा, बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? बताइए एक बार। क्योंकि इसमें इंट्रा था ही नहीं, तो अभी हम लोग इंटर के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। जब दोनों होंगे तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? अगर इंट्रा और इंटर दोनों पॉसिबल है तो ज्यादा प्रेफरेंस इंट्रा को देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। Now write next question. Next question is compare acidic strength of benzoic acid, orthohydroxybenzoic acid, metahydroxybenzoic acid and parahydroxybenzoic acid. हाँ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम लोग। ठीक है, आपने आंसर दिया होगा -I के बेसिस पर, राइट? क्योंकि इसमें आपका -I इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए आपने इसको ज्यादा बोला होगा, इसीलिए बोला था ना दिस हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। बट ऐसा नहीं होता है, वो तब हम लोग केस लगाएंगे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। फ्लोरीन है तो क्या हुआ, फ्लोरीन इसको विड्रॉ कर रहा है, कोई ठीक है, अच्छी बात है विड्रॉ कर रहा है, बट ये हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा, तो फिर किस बात का फ्लोरीन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लोरीन का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो या फिर NO2 लगा दो या कुछ लगा दो, अगर ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, फ्लोरीन लगाओ या NO2 लगाओ। हमारा मेन टारगेट है कि हाउ इजीली दैट हाइड्रोजन कैन रिलीज इन वाटर, दैट विल डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर।
बात समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर बताइए। इफेक्ट सबने लिख लिया, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है? प्लस एम माइनस आई, जब माइनस आई ओनली, मतलब मेजर इफेक्ट अगर हम लिखे तो प्लस एम, और यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस एम, मेजर इफेक्ट। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं, सेकंड कंपाउंड का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। क्या इस तरह से कॉन्जुगेट बेस बनेगा सेकंड कंपाउंड का? और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? इट स्टेबलाइजेस द कंपाउंड, इट स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, एंड 6 मेंबर्ड रिंग अगर किसी कंपाउंड में बन रहा है तो कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो कॉन्जुगेट बेस के अंदर बन रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे आप बिफोर रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो 7 मेंबर्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और कॉन्जुगेट बेस के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज करेगा। और लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका कॉन्जुगेट बेस मैक्सिमम स्टेबल होगा। क्या इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा हाइड्रोजन निकलने के बाद? नहीं बन पाएगा। यहाँ पे 1-3 पोजीशन, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ये तो नॉर्थ और साउथ में जा रहे हैं, इतनी दूर से इंट्रामोलिकुलर नहीं बन पाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्जुगेट बेस के अंदर सिर्फ सेकंड में पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद आपका थर्ड आएगा, क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। देन इसके बाद फर्स्ट आएगा, एंड आपका फोर्थ लास्ट में जाएगा, क्योंकि फोर्थ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड मैक्सिमम क्यों हो गया? because of intramolecular hydrogen bonding which stabilizes conjugate base. थर्ड सेकंड नंबर पे क्यों है? क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, और फोर्थ आपका लास्ट में आ गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बताइए मुझे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट करके आपको लिखवाया है। नोट करके मैंने क्या लिखवाया है, एक बार इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। नोट में मैंने क्या लिखा है? इफ स्ट्रॉन्ग इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन एसिड, मतलब अगर हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मतलब ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, मतलब इसको पकड़ के रखा है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते हैं। बट अगर हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बट इफ इट इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। दो अलग अलग चीजें हैं।
हाइड्रोजन निकलने से पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अगर हाइड्रोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आता है आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था, और इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन निकलने के बाद जब कॉन्जुगेट बेस बना उसके बाद 6 नंबर रिंग बन रहा है। दोनों में डिफरेंस है या नहीं? मतलब ये हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन निकलने के बाद का हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो हाइड्रोजन को नहीं निकलने देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है -5, इसलिए थर्ड का ज्यादा हुआ। फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, फोर्थ में तो अपोजिट इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस कार्बन एंड डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अभी बताइए समझ में आ गया आपको? हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बताइए कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? यस और नो करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड दिस इज फ्यूमारिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमारिक एसिड। एंड थर्ड वन इज this compound. We have to compare acidic strength. This is third compound. अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर सेम ग्रुप, ये दोनों ही कंपाउंड एक ही कंपाउंड है, मतलब आपका इन दोनों का IUPAC नेम अगर हम देखें तो सेम आएगा। दिस इज ऑल्सो ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, दिस इज ऑल्सो ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। क्या इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स। तो मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप सेम साइड में डबल बॉन्ड के 90 डिग्री के एंगल पे तो इनको सिस बोलते हैं। मतलब फर्स्ट कंपाउंड क्या है, सिस है। सेकंड कंपाउंड अगर 180 डिग्री पे है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर है स्टीरियो आइसोमर, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए इनको आइसोमर बोलते हैं। ओरिएंटेशन अलग अलग है इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। So the question is, compare the acidic strength of these three compounds. Compare acidic strength of malic acid, fumaric acid and third one. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए क्या ऑर्डर आएगा?
ऐसे क्या आएगा बताइए? 312। 312 क्या रीजन है बताइए? वाई 312 रीजन बताएंगे? 312 क्यों? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस के अंदर है तो कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से क्या करता है, वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। एंड मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम लोग इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप, हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? आंसर इज 2। ईच कंपाउंड कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन, इजंट इट? 2 हाइड्रोजन है ना, कार्बोक्सिलिक से अटैच हाइड्रोजन ना एसिडिक होता है। इन सभी कंपाउंड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे 2 हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, Ka1 का ऑर्डर एंड Ka2 का ऑर्डर लिखेंगे। Ka1 ऑर्डर मींस फर्स्ट हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी, Ka2 का मतलब सेकेंड हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे K1 K2 क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑल दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। They have 2 acidic hydrogens. That's why we are writing K1 order and K2 order. K1 का मतलब है फर्स्ट एसिड, फर्स्ट हाइड्रोजन पे निकलने की टेंडेंसी। तो हम लोग इनका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। फर्स्ट का जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे सिस वाले का, तो इस तरह से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। मैंने 1 हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पे। ये क्या है आपका COOH है, ये COO माइनस है। क्या ऐसे बनेगा? ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सभी, एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना आप। आज हम लोग एडवांस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो कल पढ़ा था वो मेंस का था प्रीवियस वाले क्लास में। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाले का आप कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वही कॉन्जुगेट बेस हो गया। थर्ड का कॉन्जुगेट बेस इस तरह थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेते हैं इसको। इस तरह से बनेगा। बताना मुझे कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनाएंगे क्या? इतनी बात समझ में आ रहा है? मैंने तीनों ही कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बना लिया। ठीक है, अब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है क्या? एनीथिंग स्पेशल अबाउट दीज कंपाउंड्स? बताइए। अगर हम फर्स्ट वाले के देखें तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा O माइनस एंड हाइड्रोजन के बीच में? यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और कॉन्जुगेट बेस के अंदर जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अच्छी बात है। क्या सेकेंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा? इतने दूर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा 180 डिग्री पे? ऐसे होता है क्या? नहीं। थर्ड में, थर्ड में ये देखो क्लोज क्लोज है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे तो 6 मेंबर्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो बहुत अच्छी बात है, 6 मेंबर्ड काफी स्टेबल होता है। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर 6 मेंबर्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो मुझे बताना कि इन सभी कॉन्जुगेट बेस में मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कौन सा है? थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस थर्ड मोस्ट स्टेबल है। थर्ड के बाद फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बट उतना अच्छा नहीं बन रहा है। उसके बाद आपका सेकंड, सेकंड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं।
तो अगर आपका फर्स्ट वाले कंपाउंड का, सॉरी, थर्ड वाले कंपाउंड का अगर कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब थर्ड वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन लूज करने की, जल्दी से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का होता है वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो K1 का ऑर्डर क्या होगा? 312। क्या सभी स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं? बताइए मुझे। 312, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये K1 का ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द K2 ऑर्डर? मतलब सेकेंड हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी क्या होगी? कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा इजीली हाइड्रोजन निकालेगा? 3 मोर स्टेबल क्यों है फर्स्ट से? क्योंकि 3 में 6 नंबर रिंग है, इससे 7 नंबर रिंग है, 6 नंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 7 से। समझ में आ गया आपको? 6 नंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 7 से, इसलिए मैंने थर्ड को पहले लिखा, इसके बाद फर्स्ट लिखा। समझ में आ गया देव? बताया था ना 6 नंबर रिंग मोस्ट स्टेबल होता है, जब एंगल स्ट्रेंथ पढ़ाया था उसमें। K2 का ऑर्डर क्या होगा? मतलब सेकेंड हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी। अरे ट्रोपाइलियम में एरोमेटिक बन रहा है, तुम कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार? ट्रोपाइलियम में तो 7 नंबर रिंग था, बोल रहा कि ट्रोपाइलियम में क्यों स्टेबल था? ट्रोपाइलियम में 7 है, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि 7 नंबर रिंग हमेशा कम स्टेबल होगा। मैंने ये बोला 6 और 7 में 7 ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा बोला मैंने। अब आप बोल रहे सर ट्रोपाइलियम क्यों ज्यादा स्टेबल? तो ट्रोपाइलियम में एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर आ रहा है ना, एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप बात को समझते नहीं, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर है या नहीं एरोमेटिसिटी का? यहाँ पे कौन सा एरोमेटिक बन रहा है बताओ मुझे, इधर कोई एरोमेटिक बन रहा है? रिंग क्लोज है? ठीक है, बताइए K2 का ऑर्डर क्या होगा? अब K2 का मतलब सेकंड हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा टाइटली बाइंडेड कौन सा हाइड्रोजन है? मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, ये हाइड्रोजन निकालना है, ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन निकालना है। सेकंड हाइड्रोजन कौन सा है? ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकालना। ये हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, एक्सेप्ट ट्रिपल बॉन्ड, वो अलग केस होता है। ये ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक। ठीक है, अब इन तीनों में अगर हम देखें तो ये वाला ज्यादा टाइटली बाइंडेड है। अगर ये स्टेबल है, अगर ये रिंग स्टेबल है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन टाइटली बाइंडेड है। बात समझ में आ रहा है आपको? और ये हाइड्रोजन तो बिल्कुल फ्री है, ये हाइड्रोजन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब सबसे ज्यादा इजीली कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? कौन से कंपाउंड का? सेकेंड हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। कौन से कंपाउंड का सबसे इजीली सेकेंड हाइड्रोजन निकलेगा? सेकेंड। सेकेंड वाला कोई भी ट्रैप नहीं है, उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, फ्री है, ये फ्री है आपका। बाकी के सेकेंड हाइड्रोजन ट्रैप्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सेकेंड का आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट K2 ऑर्डर सेकेंड। उसके बाद आपका मतलब इसका जस्ट जो आपने अभी लिखा था उसका जस्ट रिवर्स होगा, 213 होगा। जो K1 का ऑर्डर उसका जस्ट रिवर्स होगा, 312 था, यहाँ पे 213 होगा। सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में हमने कैसे कंपेयर किया? फर्स्ट एंड थर्ड में अगर हम देखें तो ये 6 नंबर रिंग बन रहा है, मतलब काफी ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा ट्रैप करके रखा है। ये थोड़ा सा उतना ज्यादा स्टेबल नहीं, मतलब ये थोड़ा सा चांसेस है निकलने के इसके। यहाँ पे तो बिल्कुल चांसेस, बहुत अच्छा रिंग बन रहा है, तो ये बिल्कुल निकलने नहीं देगा इसको, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकला तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, 6 नंबर रिंग इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस बहुत कम है, तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट K2 ऑर्डर। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया K1 एंड K2 ऑर्डर?
1 मिनट में चार्जिंग पे लगाता हूँ, वेट। हाँ, वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्स्ट आपका जो इफेक्ट था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे इफेक्ट करता है मैंने आपको बता दिया। अगर कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अगर हाइड्रोजन से निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड इफेक्ट व्हिच इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। इससे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So this is applied in ortho substituted benzoic acid and sulfonic acid। ये भी एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल 1, फर्स्ट आई विल राइट रूल देन आई विल एक्सप्लेन। एन ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड benzoic acid is stronger acid than benzoic acid and its meta isomer, meta and para isomer। Whatever is the electronic effect of ortho substituent, electron releasing group or electron withdrawing, and this acidity increases due to intramolecular hydrogen bonding, SIR effect and chelation। बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। SIR effect, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड किलेशन। तो इसका मतलब क्या है, एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपको अगर बोला जाए इस तरह से, बेंजोइक एसिड ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड एंड पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। एक बार यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे क्या? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ के? अगर हम यहाँ पे सेकंड में देखें तो सेकंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, थर्ड में भी लगा हुआ, फोर्थ में भी लगा हुआ। इसमें क्या होगा आपका, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों होता है। मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस आई से रिलीज करेगा। यहाँ पे भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई दोनों होगा, ठीक है। सो इन तीनों में आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा। तो बताइए मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए?
मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बताया तो मैंने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। यहाँ पे ये तो सभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। तो सबसे बेहतर एसिडिक एसिड कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा? लेसर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें थर्ड में, तो थर्ड में इलेक्ट्रॉन रिलीज कम हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अगर हम बात करें सेकेंड और फोर्थ में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होता है, जितना ऑर्थो पे होता है उतना पैरा पे होता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये इधर से रिलीज करेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे। अल्टीमेटली किसको रिलीज करना है? COH, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी होती है। तो सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फोर्थ में कम रिलीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो 3 1 4 2 ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए ऐसा। बट एक्चुअल ऑर्डर जो होता है थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। जैसा अभी हमने बताया कि एक तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में देखा कि पैरा वाला आपका ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम हो गई थी। सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा। होता क्या है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एबनॉर्मली सबसे ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे आपका ऑर्थो वाला कौन सा है? इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, सी का मतलब 1 का मतलब क्या था? बेंजोइक एसिड, PHCOH लिख सकते हैं। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब मेटा। 4 का मतलब क्या है? पैरा। सेकेंड का मतलब क्या है? ऑर्थो। ये आपका था PMO था, सॉरी MPO था, मेटा पैरा ऑर्थो। इसमें होता क्या है, ऑर्थो सबसे ज्यादा हो जाता है। ऑर्थो बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअल ऑर्डर ये होता है आपका, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, बाकी सभी ऑर्डर सेम होती है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो एबनॉर्मली सबसे आगे निकल गई। ऐसा क्यों होता है, ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब टॉपिक में ये बोल रहा है कि आपका ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। It doesn't matter which electron, which type of electron group is present, whether it is electron releasing or electron withdrawing. ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्या बता रहा हूँ? ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, डजंट मैटर यहाँ पे क्या लगा होगा। हेलो वाइस आ रहा है क्या? ऑर्थो का मैक्सिमम होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा है क्या? ऑर्थो का। तो यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इफेक्ट, ये कब लगता है आपका? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड पे लगेगा। मतलब बेंजोइक एसिड क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बल्की ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना SIR इफेक्ट से रिलेटेड, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो बेंजोइक एसिड काफी बल्की ग्रुप होता है, COH 4 एटम्स है इसके अंदर। सल्फोनिक और भी ज्यादा बल्की होता है, आपको पता है, SO3H। तो जो बल्की ग्रुप्स वाले हैं उन्हीं पे ये इफेक्ट लगता है, ऑर्थो इफेक्ट। पहली बात, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जैसा अभी मैंने बताया, देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स मेटा व्हाटएवर इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बात समझ में आया? ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, ये आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। कितनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्यों होता है अभी बताने वाला हूं। बताइए, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ बोलेंगे क्या है और नो करके? अब ये जो आपका एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें तो ये आपका रिलेटेड है SIR इफेक्ट से। मैंने यहाँ पे देखा कि ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम क्यों हो गया, इसकी बात हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम क्यों? ऑर्थो कम होना चाहिए था,
इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर बेंजीन से कोई आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पीएच ग्रुप बेंजीन को कैसा इफेक्ट शो करता है, बता सकते हो आप? ये जो पीएच ग्रुप है ये बेंजीन को कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह? तो इस पीएच के दो इफेक्ट होते हैं। एक तो आपका ये प्लस एम शो करता है, देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पीएच प्लस एम शो करता है मेसोमेरिक में, और इंडक्टिव में माइनस आई शो करता है। ओवरऑल कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब यहाँ पे पीएच जो ग्रुप लगा हुआ है एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये जो पीएच ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये एडवांस का टॉपिक है, ध्यान से समझना, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, है पेशेंस, ओके? आराम से समझेंगे इसको। मतलब ये पीएच ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। वी नो दैट मोर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेसर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन चला जाए, तो फिर ये वाला इफेक्ट हिंडर हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लिया अगर हमने इसमें CH3 ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, अगर इसमें हमने ऑर्थो पे CH3 जो ग्रुप होता है वो बहुत ही बल्की होता है। अगर हम CH3 को देखें तो CH3 का जो कार्बन होता है sp3 आयोडाइड होता है, और sp3 आयोडाइड वो सभी डायरेक्शन में अम्ब्रेला की तरह फैला होता है, इस तरह से, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। और कार्बोक्सिलिक में तो बहुत सारे एटम है, 4 एटम्स है। तो क्या इन दोनों में स्टेरिक क्राउडिंग होगा, बताना मुझे एक बार, स्टेरिक क्राउडिंग होगा इन दोनों एटम्स में? हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, दिस इज स्टेरिक क्राउडिंग। बल्कि एटम्स आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, दिस इज अनस्टेबल सिचुएशन, स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैन वाल रिपल्शन, दे विल वैन वाल रिपल्शन, आपस में ये टकराएंगे, वैन वाल रिपल्शन। उतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। और इस वैन वाल रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो COH ग्रुप है इस वैन वाल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। किसके आउट ऑफ प्लेन, मतलब जिस प्लेन में बेंजीन रिंग था उस प्लेन से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। मान लिया बेंजीन और CH3 XY प्लेन में, ये थोड़ा सा डेड एक्सिस की तरफ बाहर निकल गया तो रिपल्शन कम हो जाएगा। मतलब दो अलग अलग प्लेन में अगर चलेगा तो रिपल्शन कम हो जाता है, सेम प्लेन में रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये जो COH ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और अगर ये COH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इससे क्या होगा, इससे जो बेंजीन प्लस एम पहले कर रहा था क्या वो प्लस एम कर पाएगा? बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। अब तो मतलब जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला गया, अब क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन जाने से हमें पता है मेसोमेरिक इफेक्ट तभी होता है जब आपके ग्रुप्स प्लेन के अंदर हो। प्लेनैरिटी इज ए मस्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आउट ऑफ प्लेन चला गया इसका मतलब ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट अब नहीं होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, क्रॉस कर दिया, इस टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अब इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग पीएच विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम अदर्स में देखें क्या इसमें कोई SIR इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे बताना इतने दूर से SIR इफेक्ट नहीं, और इसमें तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, ये तो 180 डिग्री पे है। और इसमें कौन सा SIR, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं, कोई नहीं है। तो इसका मतलब COOH ग्रुप कौन से मॉलिक्यूल में आउट ऑफ प्लेन गया, क्या सभी में आउट ऑफ प्लेन जाने की जरूरत है, क्या सभी में आउट ऑफ प्लेन जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें आउट ऑफ प्लेन जाने की जरूरत है, सिर्फ इसी में आउट ऑफ प्लेन जाएगा, बाकी सब में प्लेन में रहेगा, बेंजीन के प्लेन में रहेगा। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला गया, अब बेंजीन अपना प्लस एम नहीं दिखा पाएगा, मतलब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज नहीं कर पाएगा तो अच्छी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है।
तो इसमें क्या है, बाकी सभी में बेंजीन आपका अपना प्लस एम लगाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस एम ऑफ पीएच ग्रुप लगेगा, इधर भी प्लस एम ऑफ पीएच लगेगा, यहाँ पे भी प्लस एम ऑफ पीएच लगेगा, इन तीनों में प्लस एम ऑफ पीएच लगेगा, बट इसमें नो प्लस एम ऑफ पीएच, प्लस एम नहीं लगेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक, इसकी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा बल्कि होता है वो जनरली आउट ऑफ प्लेन जाता है। तो CH3 और COH में इधर आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है, COH की जो बल्कीनेस वो ज्यादा है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसा, इसमें 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये ज्यादा बल्कि है। ठीक है, हाइड्रोजन की साइज रिलेटिवली ऑक्सीजन से स्मॉल होती है, ये ज्यादा बल्कि, तो ये आपका प्लेन हो जाएगा, जो ज्यादा बल्कि होता है वो जाता है प्लेन से बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो क्या आप सभी को समझ में आ गया कि ऑर्थो वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों होता है, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होता है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्या उससे फर्क पड़ेगा, हमें तो ये आउट ऑफ प्लेन क्यों हो गया, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। अब यहाँ पे कैसा ग्रुप लगा है उससे क्या मतलब हमें, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा होगा तो भी स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो भी स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, मतलब ये जो ग्रुप आपका आउट ऑफ प्लेन गया स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से गया। सो इट डजंट मैटर विच टाइप ऑफ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो, ortho substituted benzoic acid will always have maximum acidic strength out of normal benzoic acid and its meta and para isomers। क्या सभी को समझ में आ गया, ऑर्थो का मैक्सिमम होगा, इतनी बात समझ में आ गया। तो बाकी सभी में कैसे कंपेयर करेंगे, बाकी में अपना रेगुलर ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे, बट ऑर्थो के सबसे आगे रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे COH की जगह पे OH होता तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि OH उतना ज्यादा बल्कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया आपको। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखवाया था कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कब लगता है, बेंजोइक और सल्फोनिक एसिड में ही लगेगा, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप्स होते हैं, सल्फोनिक भी काफी बल्कि ग्रुप होता है। सल्फोनिक में कितने एटम है, 5 एटम्स है, काफी ज्यादा बल्कि है। बेंजोइक और सल्फोनिक में ही ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। बताइए क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैज हाईएस्ट मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ देखो, बेंजीन के अंदर, बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर देखिए डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करता है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा विड्रॉइंग की तरह बिहेव करता है, सिंगल बॉन्ड रिलीजिंग की तरह बिहेव करता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, S कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो बेंजीन के अंदर 6 डबल बॉन्डेड कार्बन है, 6 sp2 कार्बन है, ये इनका विड्रॉइंग नेचर होगा या नहीं, बताना मुझे। 6 sp2 कार्बन है बेंजीन के अंदर, विड्रॉइंग नेचर होगा या नहीं, विड्रॉइंग नेचर होगा, हाँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, कंपेयर CH3 काम निकालिए यहाँ पे, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड and para nitrobenzoic acid. Compare the acidic strength.
बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो ये आपका ऑर्थो है, ये तो आपका ऑर्थो हो गया। तो ऑर्थो का मैक्सिमम होगा, इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और ऑर्थो का मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि ऑर्थो मैक्सिमम होगा, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। कैसा ग्रुप लगा है, डोंट डजंट मैटर, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग डजंट मैटर, ऑर्थो सबसे पहले आएगा। अब अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, इधर माइनस एम माइनस आई दोनों लगेगा। तो यहाँ पे मतलब ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, तो ऑर्थो के बाद पैरा आएगा, पैरा के बाद मेटा आएगा, मेटा के बाद आपका बेंजोइक एसिड आएगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए आपका मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। इसमें मैक्सिमम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। पैरा और मेटा में कैसे कंपेयर किया, यहाँ पे एक ही विड्रॉइंग है, मेटा में एक ही विड्रॉइंग है, पैरा में दो दो विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहे हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? बताना एक बार मुझे। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? ऑर्थो में माइनस आई लगेगा, ऑर्थो में माइनस आई लगेगा, एंड पैरा में माइनस एंड माइनस आई। क्यों ऑर्थो में माइनस, ऑर्थो में माइनस? तो ऑर्थो इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया ना, तो आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, तो बेंजीन का प्लसियम नहीं हो पाएगा। देखो इसमें पैरा में बेंजीन का प्लसियम हो रहा है, बेंजीन बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बेंजीन का प्लसियम तो लगेगा ना, बट ऑर्थो में ये आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसका प्लसियम नहीं लगेगा, माइनस आई ही लगेगा सिर्फ। आउट ऑफ प्लेन जब ये चला गया तो प्लसियम नहीं लग पाएगा, बेंजीन का प्लसियम नहीं लग पाएगा, ये NO2 का माइनस आई लगेगा, इसलिए इसको हमने मैक्सिमम बोला। आदित्य अनम्यूट करके बताओ क्या पूछ रहे हो। अनम्यूट करके बताना क्या पूछ रहे हो। हेलो सर। हाँ बताइए। सर यहाँ पे पैरा में माइनस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है NO2 के जैसे, ऑर्थो में खाली माइनस आई लग रहा है, तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना? अरे यहाँ पे बेंजीन का तो लगेगा ही, बेंजीन यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और बेंजीन तो अपना प्लस एम शो ही करेगा ना, बेंजीन बेंजीन जो लगा हुआ था, बेंजीन तो अपना प्लस एम शो करेगा या नहीं? हाँ सर। बट यहाँ पे तो ये बाहर चला गया तो बेंजीन अपना प्लस एम नहीं शो कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे बेंजीन अपना प्लस एम नहीं शो कर पाएगा क्योंकि तो बाहर चला गया, बट इसमें बेंजीन बेंजीन अभी भी प्लस एम करेगा, NO2 अलग से माइनस एम माइनस आई कर रहा है, बेंजीन तो प्लस एम हाँ करेगा सर। ही ना अपना, ठीक है। तो ऑर्थो आपका नंबर 1 पे आएगा, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्या ऑर्डर होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस फैक्ट्स। ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। ओके डोंट वरी, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे आप ऐसा कर लो, क्लोरीन क्लोरीन ले लेते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड, क्लोरीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड and orthoiodobenzoic acid. Now tell me what will be the order of acidic strength? अब इसमें अगर हम देखें बल्कीनेस की बात करेंगे हम लोग, SIR से, यहाँ पे SIR इफेक्ट से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन थोड़ा और बल्की हो गया, ब्रोमीन और भी बल्की हो गया, और आयोडीन तो बहुत ज्यादा बल्की है, राइट। तो यहाँ पे
मैक्सिमम स्टेरिक क्राउडिंग किसमें होगा? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले मैक्सिमम स्टेरिक क्राउडिंग होगा, मतलब इसके बाहर निकलने के चांसेस मैक्सिमम है। और जब ये COH आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो बेंजीन अपना प्लसियम नहीं शो कर पाएगा, और अगर बेंजीन अपना प्लसियम नहीं शो कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। प्लसियम तो नहीं कर पाएगा बेंजीन अपना। बात समझ में आ रहा है? तो 4 का मैक्सिमम होगा, देन 3, देन 2, देन 1। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ of acidic strength is directly proportional to SIR effect in cases of benzoic acid and its derivatives। जिसमें SIR इफेक्ट ज्यादा लगेगा। SIR इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि आयोडीन की साइज ज्यादा है, और जब SIR इफेक्ट लगा COH प्लेन से बाहर चला जाएगा, और ये प्लेन से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंजीन अपना प्लसियम नहीं कर पाएगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। अदर्स में यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेन के अंदर होगा रिलेटिवली, तो प्लेन के अंदर होगा तो यहाँ पे प्लसियम ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा इसका फर्स्ट का। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? मोर द SIR इफेक्ट, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, ओके यहाँ पे बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लगेगा। मैक्सिमम SIR इफेक्ट किधर लगेगा? यहाँ पे 3CH3 ग्रुप है, एक CH3 ने तो क्या कर दिया था, एक CH3 ने रिपल्शन किया था, यहाँ पे तो 3CH3 है, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रिपल्शन होगा, भयंकर रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रहे लास्ट वाले में? और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये COH क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा प्लेन से, और COH बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लसियम बेंजीन नहीं कर पाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहे सभी स्टूडेंट्स को? बताना सिंपल है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बताइए ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल ऑफ यू? हाँ देखिए, इसमें ऑर्थो वाला तो सबसे पहले आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकंड सबसे पहले आएगा, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है, हमें कुछ नहीं सोचना है, कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम थर्ड में देखें तो -I लगेगा। फोर्थ, हेलोजन का एक ही इफेक्ट होता है, -I। हेलोजन का एक ही इफेक्ट कंसिडर करते हैं, कई बार मैंने आपको बताया, और -I होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर पैरा वाला थोड़ा कम करेगा विड्रॉ। तो इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड, थर्ड के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? 2, 3, 4, 1, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। बात समझ में आ गया क्या? 1 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? इतना लंबा लिख के भेज दिया है, अब उसको मैं पढ़ूंगा तो
15 मिनट्स तो लग जाएंगे पढ़ने में, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा 15 मिनट्स रखूंगा, ये तुम्हारे क्वेश्चन यूनिक होते हैं ना। हाँ, इसमें बताइए ऑर्डर क्या होगा। देव वेट करना है, मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में, लास्ट में बताता हूँ क्लास के बाद। बताइए ऑर्डर क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 213 आ रहा है सभी का, वेरी गुड, 213। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर SIR इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन 1 2 पोजीशन पे है, और इस SIR इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, COH आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मतलब ये बोलेगा कि यहाँ रहने से अच्छा है कि आउट ऑफ प्लेन चले जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें बताइए क्या यहाँ पे COH आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये तो 1 3 पोजीशन है, 1 3 पोजीशन पे नहीं होता है स्टेरिक क्राउड, 1 2 पे होता है। यहाँ पे कौन बाहर जाएगा, यहाँ पे NO2 बाहर जाएगा, NO2 बाहर जाएगा, यहाँ पे NO2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 और NO2 के बीच में स्टेरिक क्राउडिंग है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो NO2 यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन चलेगा, इसमें COH आउट ऑफ प्लेन चलेगा। अब मुझे बताना कि मैक्सिमम किसका होगा, अगर COH आउट ऑफ प्लेन चला गया तो मैक्सिमम तो 2 का होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट लग गया, 2 का मैक्सिमम होगा ऑर्थो इफेक्ट। अब अगर हम बात करें 1 और 3 में, तो 3 में NO2 जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो क्या NO2 विड्रॉ कर पाएगा -M से, -M से विड्रॉ नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, और यहाँ पे -M नहीं लग पाएगा, नो -M, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, तो -M नहीं लग पाएगा, ओनली -I। मतलब हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, तो फर्स्ट का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा थर्ड से। इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी को, बात समझ में आ रहा है आपको, बताइए एक बार, करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। Now tell me what will be order of acidic strength? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वन टू थ्री, क्या सभी का 1 2 3 आ रहा है? मुझे सबसे पहले बताना क्या इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, क्या यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे OH है। मैंने आपको क्या बोला था, ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है, बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड के केस में लगता है, बेंजोइक और सल्फोनिक। OH तो स्मॉल होता है,
OH स्मॉल होता है इसका मतलब इतना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं कर पाएगा। बेंजोइक लार्ज एटम होता है, बेंजोइक लार्ज ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, बेंजोइक में होता है, सल्फोनिक में होता है। फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, नो ऑर्थो इफेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और यहाँ पे कौन आउट ऑफ प्लेन जाएगा, NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और अगर NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इसमें कोई -M ग्रुप माइनस M इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली -I। तो अब ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए मुझे, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सर यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा ना, ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि OH स्मॉल होता है, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, ये प्लेन में ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड तो मिनिमम हो जाएगा कि थर्ड में ओनली -I लग रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में -I लग रहा है, बट यहाँ पे CH3 का +I भी लग रहा है साथ में। यहाँ पे कोई CH3 नहीं है, रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए 1 मैक्सिमम होगा, 1 2 एंड देन 3, 1 2 3 इज करेक्ट। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपको नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसको रिवाइज कर लेना।